जय हिंद। मैं कृष्ण एम शर्मा आप सभी का जटायु एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो एपिसोड में हम क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्विक रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। इस वीडियो में लगभग 1 घंटे में हमने 5 चैप्टर्स कवर किए हैं। चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। 2 है विश्व की प्रमुख जनजातियां। चैप्टर संख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। और चैप्टर नंबर 4 हमने जो कवर किया है वो है विश्व जनसंख्या संरचना। और फाइनली 5th संख्या प्रवास एवं मानव विकास। तो कमर कस लीजिए और स्टार्ट हो जाइए क्विक रिवीजन क्लास के लिए। चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अर्थात पृथ्वी का वर्णन। अध्ययन की सुविधा से इसके 2 भाग हो जाते हैं। एक है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी अर्थात भौतिक भूगोल के बारे में क्लास 11th में हमने डिटेल से स्टडी किया और हम क्लास 12th में पढ़ते हैं मानव भूगोल अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए मानव भूगोल के जनक कौन है। ध्यान से सुनिएगा, मानव भूगोल के जनक ये हैं कार्ल रिटर, जबकि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेडज़ेल, जो कि जर्मन भूगोलवेता हैं और इन्होंने एक अपनी प्रमुख पुस्तक लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। मानव भूगोल से संबंधित 3 प्रमुख विचारधाराएं हमारे सामने आती हैं, जिसमें है नियतिवाद, दूसरा संभववाद और तीसरी है नवनियतिवाद। नियतिवाद इसकी समर्थक रही हैं एलन सैम्पल, जो कि अमेरिकी भूगोलवेता हैं और फ्रेडरिक रेडज़ेल की शिष्या हैं। इस विचारधारा के अनुसार नियति अर्थात प्रकृति सर्वोपरि है, अर्थात वह मानव के क्रियाकलापों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखती है। यहाँ पर मनुष्य का स्थान गौण है, अर्थात वह सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। संभववाद संभववाद विचारधारा कहती है संभव है। क्या संभव है? प्रकृति पर विजय संभव है, लेकिन यह विजय कब होगी? जब आप उन सिद्धांतों को समझ लें जिसके कारण प्रकृति संचालित होती है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आप प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस विचारधारा के जनक विडाल डी ला ब्लाश है, जो कि फ्रांस से आते हैं। तीसरी विचारधारा जो कि मध्यम मार्ग के रूप में निकल कर आती है नवनियतिवाद। ये इसके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर, जो कि अमेरिकी भूगोलवेता हैं। इनका प्रमुख नारा है रुको व जाओ। ये प्रकृति व मानव के बीच सामंजस्य स्थापित करने को लेकर जो है फोर्स करते हैं और ये कहते हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले ये देख लिया जाए कि वह प्रकृति और मानव के हित में है या नहीं। आगे चलते हैं, मानव भूगोल से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ जान लें, ये सारी परिभाषाओं का जो निचोड़ है वो 2 चीज़ों पर है, एक इंसान पर और एक धरातल पर। इन दोनों के बीच का संबंध ही मानव भूगोल है। आइए देखते हैं पहली परिभाषा फ्रेडरिक रेडज़ेल की है। ये कहते हैं मानव भूगोल क्या है? मानव समाज व धरातल के बीच संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन है वही भूगोल है। दूसरी परिभाषा डिकेन व पिट्स की है। ये कहते हैं मानव भूगोल में मानव व उसके क्रियाकलाप जो है सम्मिलित होते हैं, समाविष्ट होते हैं। तीसरी परिभाषा है एलन सैम्पल की, जो कहती हैं मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है परिभाषा। चौथी परिभाषा आपके सामने आ रही है जीन ब्रुंच की। ये परिभाषा भी काफ़ी प्रचलित है। इसके अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का संबंध कीमत से है, भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से है, इतिहास अर्थात हिस्ट्री का संबंध समय से है, ऑलॉजी का संबंध जैसे मानव की प्रजातियों से है, उसी तरीके से बॉटनी अर्थात वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, ठीक इसी प्रकार भूगोल का संबंध जो है वो स्थान से है। आगे चलते हैं, विषय क्षेत्र के बारे में देखते हैं मानव भूगोल के। इसमें हम जानेंगे मानव भूगोल के स्कोप के बारे में, अर्थात जब कभी भी एक मानव भूगोलवेता अध्ययन करने के लिए जाता है तो किन किन पहलुओं पर विचार करता है, उसका जो ज्ञान है वो किन किन चीज़ों को लेकर आगे चलता है। आइए सबसे पहले इसमें होता है जनसंख्या व उसकी क्षमता, अर्थात जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफर है जिस किसी इलाके में वो अध्ययन करने के लिए गए हैं तो सबसे पहले उनका ध्यान जाता है वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ का लिंगानुपात क्या है, वहाँ का आयु वर्ग कैसा है और पॉपुलेशन की टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो कैसी हैं, तकनीकी क्षमताएं कैसी हैं, इस पर उनका फोकस रहता है। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन।
जिस प्रदेश में हमारे ह्यूमन ज्योग्राफर गए हैं वो इस बात को लेकर इंटरेस्टेड होते हैं कि वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन अर्थात भूमि, जल, वन, खनिज कैसे हैं, इसको लेकर वो चर्चा करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण। जिस प्रदेश में अध्ययन करने के लिए भूगोलवेत्ता गए हैं वो ये देखते हैं कि वहाँ मनुष्य ने अपने प्रकृति के साथ किस प्रकार सामंजस्य किया हुआ है और इस पूरी अनवरत प्रक्रिया में उसने किन किन सभ्यता के मूल्यों, जीवन मूल्यों और सामाजिक जो संस्कृति है उसको विकसित किया है। ये देखना भी एक बड़ा भूगोल का विषय क्षेत्र है। चौथा है कालिक अनुक्रम। जो मानव भूगोल का विषय है वह निरंतर गतिशील है अर्थात गत्यात्मक प्रकृति होती है। प्राचीन काल का जो भूगोल था वो मध्यकाल में कुछ और हो गया और मध्यकाल का भूगोल जो है निरंतर परिवर्तनशील होते हुए आधुनिक काल में कुछ और हो गया अर्थात मानव भूगोल पर काल का प्रभाव पड़ता है। नंबर 5 पर है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। जैसा कि आपको पता है मनुष्य जो है सदा से प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाता हुआ आया है, उस पर ये फोकस करते हैं। साथ में जो भूगोलवेत्ता है वो ये भी देखते हैं उस प्रदेश का संगठन कैसा है अर्थात यदि उस संगठन में मिलने वाली जो मानवीय दशाएं हैं वो ऐसी ही क्यों हैं, इस पर भी भूगोलवेत्ता अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और नंबर 6 पर है दूसरे प्रदेशों से संबंध। उस इलाके विशेष के जो लोग हैं उनका अपने पड़ोसी इलाकों से या दूरस्थ इलाकों से कैसा कूटनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक संबंध है, इन पर भी नज़र बनाए हुए होते हैं हमारे मानव भूगोलवेत्ता। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं मानव भूगोल के विकास के यात्रा को। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। देखिए प्राचीन काल में ज्ञान जो है सीमित है क्योंकि संसाधन सीमित है, तकनीकी ज्ञान बहुत कम है और एक इलाके के लोग दूसरे इलाके से नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ जो प्रमुख सभ्यताएं थी इस काल में वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानती थी और इस कालखंड में जो उल्लेखनीय नाम रहे वो है थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, अरस्तु और स्ट्रैबो। को बढ़ाते हुए मध्यकाल में पहुंचते हैं। वहां पर धीरे धीरे तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, नौ संचालन की कुशलताओं में वृद्धि हो रही है और इसका परिणाम यह आ रहा है कि धीरे धीरे एक स्थान के लोग दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं और अपनी सभ्यता के तत्वों को वहां लेकर जा रहे हैं और वहां के इलाके के सभ्यता के तत्वों को अपने में समाहित कर अपने प्रदेश की ओर लौट रहे हैं। ऐसा होने से धीरे धीरे व्यापारिक रुचियां बढ़ी, उपनिवेशीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और नए नए क्षेत्रों की खोज होती चली गई अर्थात मानव भूगोल बढ़ता हुआ और समृद्ध होता हुआ चला गया। आइए आते हैं अपने आधुनिक काल में। आधुनिक काल में प्रमुख भूगोलवेत्ता जो हुए वो हुए हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, रेडजेल, ब्लास, ब्रुंच और ग्रिफिथ टेलर। यहीं पर नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद जैसी विचारधाराओं का और अधिक विकास हुआ और नवनियतिवाद जिसका प्रमुख नारा रुको और जाओ था जो कि ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, उसका भी यहाँ विकास हुआ प्रमुख रूप से। 1930 के दशक में जो मानव भूगोल है वह 2 उपशाखाओं में बट गया जिसका नाम था सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 1 हमारा क्विक रिवीजन में पूरा होता है और आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। चैप्टर नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां। जनजातियां अर्थात आदिवासी अर्थात वनवासी या यूं कहें साहसी लोगों की कौम। ये प्राय कठोर जलवायु क्षेत्र, दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और प्राय समाज की मुख्य धारा से जो है कटे हुए हैं। ध्रुवीय प्रदेश के इलाकों में हम बात करें तो एस्किमो और सामोइड्स जो हैं प्रमुख जनजातियां हैं। विषुवतरेखीय वनों में मिलने वाली जनजातियों में पिग्मी, सेमांग और सकाई। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति मिलती है। इसी प्रकार समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र के जो मैदान है वहां पर मसाई और बद्दू जनजातियां मिलती है। उष्ण कटिबंधीय घास के जो क्षेत्र हैं वहां पर किर्गिज जनजाति मिलती है और इसी तरीके से दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में जैसे भील, गोंड, संथाल, मीणा व नागा इत्यादि जो जनजातियां हैं वो प्राय निवास करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले लेते हैं एस्किमो जनजाति को। एस्किमो जनजाति ये प्राय ध्रुवीय प्रदेशों में रहती है, आर्कटिक इलाके में। और एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला व बर्फीले प्रदेशों का वासी। ये अपनी जीविका को चलाने के लिए आखेट करते हैं अर्थात शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और जो वनोत्पाद होते हैं उनको संग्रहण करते हैं। इनके घरों के बारे में जब हम जानेंगे तो ये प्राय 2 प्रकार के घर बनाते हैं, इग्लू और कर्मक। जो इग्लू होते हैं वो बर्फ के बने हुए मकान होते हैं, प्राय शीतकाल में बनाए जाते हैं और जो लकड़ियों, व्हेल की हड्डियों से ढांचे से बने हुए जो मकान होते हैं वो कर्मक कहलाते हैं। और ये कर्मक 5 से 6 फीट भूमिगत होते हैं और 2 से 3 फीट ऊपर उठे हुए होते हैं। एस्किमो जनजाति के प्रमुख भोजन के जो स्रोत हैं उनमें सील
एक मछली है, व्हेल एक मछली, ये भी एक प्रकार की जो है जलीय जीव जंतु है। आइए चर्चा करते हैं इनके वस्त्रों के बारे में। इनके वस्त्रों में तिमियाक और अनोहाक ये प्रमुख है। तिमियाक जर्सी नुमा एक बाहादार वस्त्र होता है और इसी के ऊपर अनोहाक पहना जाता है। और सील की जो खाल होती है उनसे बने हुए जूते ये लोग पहनते हैं, जिन्हें कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। जीविका चलाने के लिए ये प्राय शिकार करते हैं और शिकार भी जो है ये अलग अलग काल में अलग अलग तरीके से करते हैं। शीतकाल में जब ये शिकार करते हैं तो वहाँ दो प्रकार की विधियाँ यूज में ली जाती हैं। एक है माऊपाक विधि और दूसरी है इतुरपाक विधि। माऊपाक विधि, माऊपाक जिसका मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इसमें बर्फ में एक छेद बना लिया जाता है और उस छेद में जैसे ही श्वास लेने के लिए सील मछली ऊपर आती है तो जो वहाँ पर एक हड्डी की जो है छड़ लगी हुई होती है वो हिले लगती है और संकेत मिलते ही जो एस्किमो है उस पर हार्पून से शिकार कर लेते हैं, उसका प्रहार करके। इसी तरीके से इतुरपाक विधि, इतुरपाक विधि में प्राय दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक में छिद्र में सील को चारा डाला जाता है और जैसे ही उसमें सील आती है तो दूसरे व्यक्ति को इशारा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे छेद से तुरंत हार्पून से उस पर प्रहार करता है। अब वसंतकालीन जब मौसम आता है तो उस समय जो आकेट किया जाता है उसे उतोक कहा जाता है। और एस्किमो द्वारा जो प्रमुख यंत्र काम में लिए जाते हैं, उपकरण काम में लिए जाते हैं, वो है कयाक, उमियाक, हार्पून और स्लेज। कयाक एक प्रकार की नाव होती है जो कि चमड़े की बनी हुई होती है और ये छोटी नाव होती है। जो बिजली की बनी हुई खाल से जो बड़ी नाव होती है उसे उमियाक कहते हैं। एक प्रकार से अपन कह सकते हैं एक 1.25 से 1.5 मीटर का लंबा भाला होता है, रस्सी से बंधा हुआ होता है और सील मछली के शिकार में प्रमुख रूप से जो है प्रयोग में आता है। स्लेज, स्लेज बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं और ये गाड़ी बनाने में वालरस जो कि एक जीव है उसकी हड्डी जो है यूज की जाती है। आइए चर्चा करते हैं एस्किमो जनजाति की व सांस्कृतिक मूल्यों के बारे में। देखिए, ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं, प्राय घुमक्कड़ जीवन यापन करते हैं। पितृ सत्तात्मक समाज होता है, अर्थात जो है पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष की चलती है और बहुपत्नी प्रथा यहाँ पर होती है। जादू टोने में इनका विश्वास है और कठोर शीत में अर्थात जब तेज ठंड पड़ती है और भोजन की यदि कमी हो जाती है तो प्राय बुजुर्ग यहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। एस्किमो के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे एल्यूट कहते हैं और इस तरीके से ये प्रमुख प्रमुख जानकारियाँ हमारे सामने आई एस्किमो को लेकर। आइए आगे बढ़ते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन जनजाति, इसके अन्य नाम है सॉन रवि बसाका। अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में बेचवाना लैंड क्षेत्र में ये जनजाति मिलती है। बेचवाना लैंड क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में 18 डिग्री एस से 24 डिग्री एस के मध्य का क्षेत्र है जहां पर ये जनजाति हमें मिलती है। कालाहारी मरुस्थल का जो धरातल है उबड़ खाबड़ है, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ इस इलाके में एक विशेष प्रकार का तरबूज पाया जाता है जिसे त्यामा कहते हैं और जो बुशमैन है अपनी जलापूर्ति के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। इसी कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में एटोशा राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है और बुशमैन अपनी आजीविका को पालने के लिए, चलाने के लिए प्रमुख रूप से शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए ये तीर कमान, नुकीले डंडे, भाले, बर्छे इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ये अपने शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या जहरीला जल पिलाकर जो है करते हैं। जंतुओं की बोली निकालने में बेहद निपुण होते हैं। ये शतुरमुर्ग व जिराफ की हड्डियों को घिसकर अपने नुकीले तीर बनाते हैं। इसके अलावा हिरण की जो खाल होती है उसकी थैली बनाकर ये लोग यूज करते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग प्राय जो है सर्वभक्षी होते हैं और इनका प्रिय भोजन दीमक, चींटियां और जो है शहद होते हैं। बुशमैन के जो वस्त्र हैं उसमें पुरुष जो है वो एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं और महिलाएं एक महत्वपूर्ण इनका जो वस्त्र होता है एक चोगानुमा होता है जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं। यह क्रोस कपड़े और बिस्तरबंद दोनों का ही काम करता है और इसी में ये अपने शिशुओं को वह कोई जो वस्तु संग्रहित होती है उसे लपेट लेती हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं। ये प्राय शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग करते हैं जिसमें ये जल रखने व आभूषण बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। आइए जानते हैं इनकी समाज व संस्कृति के बारे में। ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं, कला प्रेमी होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं, जादू टोनों में इनका विश्वास होता है
इन्हें ऐसा इनका विश्वास है कि बीमारियों व प्रेत आत्माओं से इन्हें बचाता है। अकाल के समय स्त्रियां गर्भधारण नहीं करती हैं और खास बात इनकी ये है, शिकार करते समय ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि पशु नर है या मादा। ये मादा पशुओं की व अल्पवयस्क जीवों की हानि नहीं करते हैं या उनका शिकार नहीं करते हैं। इस प्रकार ये हुआ बुशमैन जनजाति। आइए जानते हैं भील जनजाति के बारे में। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविडियन भाषा के शब्द बीलू से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। संस्कृत में इसका अर्थ है भेदना, मारना, वध करना। यह भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। भारत में संथाल व गोंडों के बाद इन्हीं का स्थान आता है। महाभारत काल में एकलव्य व रामायण काल में शबरी माता का संबंध भील जनजाति से ही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पत्ति भगवान महादेव के पुत्र निषाद से मानते हैं। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इन्होंने अकबर के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में महाराणा प्रताप की मदद भी की थी। काफ़ी साहसी कौम है और धनुर्विद्या में निपुण होती है। इनके निवास क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान, पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र में है। राजस्थान में डगारिया जो कि वर्तमान डूंगरपुर में है, बासिया अर्थात बांसवाड़ा में, कोटिया जो कि कोटा है और दियावा जो कि उदयपुर में है। इन इलाकों में इनका शासन रहा। इनके आर्थिक क्रियाकलापों में हम पाते हैं ये शिकार कर, संग्रहण कर, आदिम कृषि एवं पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। आदिम कृषि एक प्रकार की झूमिंग कृषि है और इसमें दो खास बात है कि झूमिंग कृषि जो है यानी पारंपरिक कृषि जब पहाड़ी इलाकों में की जाती है तो उसे चिमाता कहते हैं और जब यही कृषि इलाकों में की जाती है तो इसे दजिया कहते हैं। भीलों के प्रमुख भोजन में मक्का है और विशेष अवसरों पर चोखा अर्थात चावल, लापसी व राबड़ी बनाई जाती है। विशेष मौक़ों पर इनके द्वारा मांसाहार भी किया जाता है। इसके अलावा महुआ वृक्ष से बनी हुई शराब भी ये लोग पीते हैं। इनके वस्त्रों पर जब नज़र डालते हैं तो जो लड़के होते हैं वो छाल के बने हुए नेकर पहनते हैं, जबकि पुरुष कमीज, धोती व साफा पहनते हैं। भीलों की महिलाएं घाघरा, कांचली व लुगड़ी पहनती हैं। भीलों के जो छोटे गांव होते हैं उन्हें फला व बड़े गांवों को पाल कहते हैं। सभी पालों का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। ये अपने हथियारों के रूप में धनुष बाण का प्राय इस्तेमाल करते हैं। इनके बाण दो प्रकार के होते हैं, हरियो व रोबदो। इसके अलावा तलवार, खंजर का भी इस्तेमाल करते हैं। व जो पक्षियों को पकड़ने के लिए जिस फंदे का इस्तेमाल करते हैं उसे फटकिया कहते हैं। वर्तमान में जो संपन्न भील हैं वो बंदूकों का उपयोग भी करने लगे हैं। आइए जानते हैं भीलों की सामाजिक संस्कृति के बारे में। भीलों का जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है और एक गांव में प्राय एक कुल के ही लोग रहते हैं और इन कुलों का विशिष्ट पहचान गण चिन्ह होता है। इनमें बहु पत्नी प्रथा भी पाई जाती है और प्राय जो संबंध की बात होती है, विवाह संबंध, यहाँ वर पक्ष अर्थात लड़के की ओर से जाता है। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कन्या का मूल्य भी चुकाया जाता है, जिसे दापा कहते हैं। भीलों में गोल गाधेड़ो प्रथा भी पाई जाती है, जिसमें युवक अपनी शूरवीरता व साहस का प्रदर्शन करते हैं, वे लिए युवती को चुनने का अधिकार प्राप्त करते हैं। ये प्रकृति पूजक होते हैं। बहुत से देवी देवताओं, खासकर नाग देवता की पूजा करते हैं। ये भूत प्रेत व में विश्वास रखते हैं। वे जादू टोने में भी इनका विश्वास होता है। होली व दीपावली इनके महत्वपूर्ण पर्व हैं। घूमर व गैर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। राजस्थान में जनवरी फरवरी के महीने में माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम, माही व जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेला लगता है और इस मेले में प्राय शिवजी की आराधना की जाती है और ये लोग आग के चारों नृत्य करते हैं व गीत गाते हैं तथा रात्रि में यहीं लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में रासलीला का आनंद लेते हैं। आपातकाल में ढोल बजाकर सभी को एकत्रित कर लेते हैं और भीलों में जो गाइड का काम करता है अर्थात मार्गदर्शक होता है उसे बोलावा कहते हैं। ये चलते हैं और जानते हैं गौंड जनजाति के बारे में। ये विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जो कि भारत में निवास करता है। गौंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से मानी गई है, जिसका अर्थ पहाड़ी होता है। गौंड अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। ये इनका जो वर्तमान में निवास स्थल है वह एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और असम है। गौंडों ने शासन भी किया है। चांदा जो कि महाराष्ट्र में है, देवगढ़ जो कि एमपी में है, खेड़ला जो कि एमपी में है और गढ़मांडला भी एमपी में है। ये इनके शासित क्षेत्र रहे हैं। गौंडों के द्वारा दीपा कृषि की जाती है। ये एक प्रकार की झूमिंग कृषि ही है और इसके अलावा ये पशुपालन भी करते हैं, मछली पकड़ते हैं तथा वनोत्पादों का संग्रहण करते हैं।
उत्तर इलाकों में पहाड़ी ढालों पर इनके द्वारा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसे पैंडा कृषि भी कहते हैं। तो में कुरुक, केवट और धीवर जो हैं ये प्रमुख वर्ग हैं जो कि मछुआरे का काम करते हैं। गोंडों में ही एक प्रमुख वर्ग है रावत वर्ग, जो कि पशुचारण का काम करता है। ओदू व कुटकी इनके स्थानीय अनाज हैं जिनका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और पुरुष धोती व महिलाएं साड़ी या चोली पहनती हैं। महिलाएं शरीर पर गोदने गुदवाती हैं। लड़कियां अपने पूरे बालों के जूड़े में सफेद बांस के बने हुए 6 से 7 कंगे रखती हैं। महिलाएं कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां व गले में काले मनकों व कोड़ियों से बना हुआ हार पहनती हैं। आइए जानते हैं गोंडों के समाज और उनकी संस्कृति के बारे में। इनके परिवार पितृ सत्तात्मक होते हैं। इनके गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं। गांव का जो चौकीदार होता है वह कोतवाल कहलाता है। और आपसी विवादों का निपटारा ये प्राय गांव की पंचायत में करते हैं। गांव के जो पुजारी होता है इनका, उसे देवारी कहते हैं। इसके अलावा गोंडों की एक प्रमुख गायक जाति होती है जिसे धूलियान कहते हैं। ये लोग पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाना गाते हैं व नाचते हैं। धूलियाओं द्वारा जो कथाएं गाई जाती हैं उसमें पाहिंडी कपार लिंगम व जंगूबाई इनके प्रमुख किरदार होते हैं, जिसमें पाहिंडी कपार लिंगम प्रमुख नायक के रूप में उभर कर आते हैं। गोंड 4 मुख्य वर्गों में बट गए हैं और गोंडों की जो भाषा है उसमें इन्हें सगा कहते हैं। अधिकांश गोंड हिंदू हैं। इनका जादू टोनों पर विश्वास है। महादेव, परशापेन तथा बड़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। ये शीतला माता तथा छोटी माता की भी पूजा करते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते हैं तथा प्राचीन काल में ये बड़ा देव, काली माता व दंतेश्वरी माता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे। ये अपने लोगों के मृत शरीरों को जलाते व दफनाते दोनों हैं। सरकार ने इनके बीच चलने वाली कबाड़ी प्रथा को खत्म कर दिया है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए कर्जदारों की कई पीढ़ियां जो है साहूकार की गुलामी करती थी। इनमें जो विवाह प्रचलित हैं वो है सेवा विवाह, हरण विवाह व विधवा विवाह। इस प्रकार नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है और इसके आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की ओर। जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। आइए इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जनसंख्या व जनसंख्या वितरण के बारे में। किसी कालखंड विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जो कुल आबादी मिलती है उसकी संख्या को ही वहाँ की जनसंख्या कहते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या के वितरण की। जनसंख्या का जो किसी स्थान पर वितरण अर्थात विरल होना, सघन होना, ये इंगित करता है जनसंख्या के वितरण को। विश्व जनसंख्या का असमान वितरण। जैसा कि आपको पता है हमारी पृथ्वी को 2 भागों में या 2 गोलार्धों में हमारी भूमध्य रेखा बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध जो कि स्थल गोलार्ध भी कहलाता है, यहाँ पर 85% जनसंख्या निवास करती है, जबकि जलीय गोलार्ध अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में शेष 15% जनसंख्या निवास करती है। यूएनओ की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल आबादी 714 करोड़ है, जिसका 60% हिस्सा अकेले एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। कुछ रोचक तथ्य ये भी हैं कि 2/3 भाग इस पृथ्वी का आज भी निर्जन है। 90% इस पृथ्वी के भूभाग पर केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। एक और खास बात यहां पर ध्यान देने योग्य, विश्व की 80% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य ही निवास करती है। सन 2013 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या की यदि चर्चा की जाए तो इसमें प्रथम स्थान चीन, द्वितीय स्थान भारत और तीसरा स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए का है। वितरण के आधार पर 4 वर्गों में जनसंख्या प्रदेशों को बांटा जा सकता है। पहला है सघन जनसंख्या क्षेत्र। सघन जनसंख्या क्षेत्रों में चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। दूसरा है सामान्य जनसंख्या। इन में कनाडा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इत्यादि आते हैं। एंडीज जैसे पर्वत जहां पर प्रतिकूल परिस्थितियां तो हैं, परंतु वहां तांबे की उपलब्धता के कारण मानव ने प्रकृति के साथ अनुकूलन कर लिया है। इसी कड़ी में कनाडा का यूरेनियम शहर महत्वपूर्ण है।
और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी आप जानते हैं सोने की उपलब्धता है, इस कारण वहां जनसंख्या निवास करती है। नंबर 3, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। जलवायु तथा उच्चावच की विषम परिस्थितियां, अर्थात यहां पर जो जलवायु है वो उतनी अनुकूल नहीं है, इसलिए केवल 5% जनसंख्या ही इन प्रदेशों में निवास करती है। नंबर 4, अति न्यून जनसंख्या। कठोर जलवायु वाले जो प्रदेश हैं वो लगभग निर्जन हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं, जैसे उष्ण मरुस्थल या अति शीतल प्रदेश। आइए अब चर्चा करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर। इन कारकों को प्रमुख रूप से 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विश्वव्यापी कारकों की। इसमें सर्वप्रथम अवस्थिति, फिर जलवायु दशा, फिर धरातल और अंत में समुद्र तल से ऊंचाई, ये प्रमुख उपकारक हैं। अवस्थिति की जहां तक बात करें तो अवस्थिति और जलवायु संयुक्त रूप से किसी भी जनसंख्या को निश्चित तौर से प्रभावित करते हैं। जैसे कि अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण जलवायु कटिबंध क्षेत्रों में निवास करना पसंद करती है। धरातल भी महत्वपूर्ण है। मैदानी इलाकों पर लोग अधिक निवास करना पसंद करते हैं बजाय पहाड़ी और पठारी इलाकों में। समुद्र तल से जो जो सामान्य ऊंचाई होती है तो त्यों हम ये देखते हैं कि जनसंख्या का ग्राफ बढ़ने लगता है। लेकिन एक अधिकांश तय देखा गया है कि एक ऊंचाई के बाद जनसंख्या में जो है निवास करने वालों की संख्या में गिरावट दर्ज की जाती है। अब आइए चर्चा करते हैं प्रादेशिक कारकों की। इसमें उपकारकों में है भूमि की बनावट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जलापूर्ति, ये भी बहुत जरूरी है किसी भी जनसंख्या के निवास को आकर्षण करने के लिए। का सीधा संबंध है मृदा से। मृदा किस प्रकार की है उससे वहां की वनस्पति होती है। इसके अलावा खनिजों के भंडार भी जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जहां कहीं भी तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, इस प्रकार के जो खनिज हैं प्रमुख जहां पर पाए जाते हैं, वहां पर रोजगार की तलाश में रोजगार आकर्षित होकर आती है। इसके अलावा शक्ति के संसाधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा है सांस्कृतिक कारक। इनमें पुनः उपकारकों की यदि हम जो है बात करें तो इसमें आर्थिक व्यवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक कारण, परिवहन और व्यापार निश्चित रूप से ये जनसंख्या को जो है प्रभावित करते हैं। इसमें आप जानते हैं कि यदि रोजगार के बेहतर अवसर होंगे, जनसंख्या उधर जाना पसंद करती है। यदि कहीं पर शांति है, उन शांति प्रिय इलाकों में जनसंख्या प्राय जो है उथल पुथल से बचने के लिए, अवसाद की दृष्टि से जो है के लिए वहां पर निवास करना पसंद करती है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारक भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारक, जैसे मैं भारतीय हूं तो मुझे भारत से निश्चित तौर से लगाव है, और इस भारत में भी यदि राजस्थान का निवासी हूं तो राजस्थान और मेरी जन्मभूमि के प्रति मेरा निश्चित तौर से लगाव होगा। ये मेरा एक मनोवैज्ञानिक कारण यहाँ पर सिद्ध होता है। राजनीतिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप पंचायत हेडक्वार्टर की बात करें तो वहां पर गांव की तुलना में अधिक जनसंख्या आपको मिलेगी। इसके अलावा गांव की पंचायत की तुलना में पंचायत समिति स्तर पर, और वहां की तुलना में जिला स्तर पर, और वहां की तुलना में यदि आप जाएं तो राजधानी क्षेत्रों में आपको तुलनात्मक रूप से अधिक जनसंख्या में देखने को मिलती है। परिवहन और व्यापार के जो संसाधन हैं वह या कहें वहां पर अवसर हैं, ये भी किसी भी जनसंख्या को निश्चित तौर से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सामाजिक कारक ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें उपकारकों की यदि चर्चा करें तो वातावरण के साथ अनुकूलन होना, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचनाएं, ये तमाम कारक जो होते हैं जनसंख्या को निश्चित तौर से जो है अपनी संस्कृति के साथ सामंजस्य बनाने के लिए, अपने समुदाय विशेष के साथ रहने के लिए जो है वो निश्चित तौर से आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जनसंख्या महासमूह। जैसा कि आपको पता है कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 80% भाग उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य निवास करता है। विश्व जनसंख्या के 4 बड़े विशाल क्षेत्र हैं जिन्हें जनसंख्या महासमूह कहते हैं। इनमें एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह प्रमुख है। ये चर्चा करते हैं सबसे पहले एशियाई जनसमूह की। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह जनसमूह है। इसे अध्ययन की दृष्टि से 3 उप प्रदेशों में बांटा गया है। ए पूर्वी एशिया, इसमें चीन, जापान, कोरिया जैसे देश आते हैं। बी है दक्षिण पूर्वी एशिया, इसमें थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश आते हैं। सी पर है दक्षिण कोरिया, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इत्यादि जो देश हैं वो सम्मिलित होते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं दूसरे यूरोपीय जनसमूह की। यूरोपीय जनसमूह यह उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री एन से 60 डिग्री एन के मध्य पाया जाता है और एशिया के बाद दूसरा बड़ा जनसमूह है। इस जनसमूह में रूस व जर्मनी क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पर आते हैं।
जनसमूह के देशों में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही कम है, अतः यहाँ जनसंख्या वृद्धि जो है अवस्था में प्राय देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है और लोगों का जीवन स्तर भी उच्च है। इसके बाद नंबर 3 है अमेरिकी जनसमूह। इसकी यदि अपन बात करें तो इसमें हम देखेंगे यूएसए और कनाडा जैसे देश आते हैं और यह विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है। यह विश्व का नवीन एवं विकसित जनसमूह भी है। प्राय 75% लोग नगरों में निवास करते हैं। यहाँ जन्म दर व मृत्यु दर दोनों पूर्णतः नियंत्रित हैं तथा बाहरी देशों से आप्रवास पर भी इन दिनों प्रतिबंध लगा दिया गया है। अफ्रीकी जनसमूह आकार की दृष्टि से अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका 70% भाग मरुस्थल है और इसी कारण यह प्राय कई इलाकों पर निर्जन है। इस जनसमूह में जनसंख्या का जो केंद्रण है वो मुख्यतः 3 क्षेत्रों में मिलता है, जिसमें हम बात करें नील नदी घाटी क्षेत्र है, जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी एवं पूर्वी तटीय भाग है। टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जैसा कि आपको पता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अर्थात 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्रफल में यदि निवास करने वाले लोगों की संख्या निकाली जाए तो हम ये कहेंगे हम उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकाल रहे हैं। जनसंख्या घनत्व के विभिन्न पहलू होते हैं और इसीलिए जनसंख्या घनत्व को कई सूत्रों से निकाला जाता है अलग अलग संदर्भों में। सबसे पहले हम बात करते हैं गणितीय रूप से जनसंख्या घनत्व की, जिसका साधारण रूप से जो फॉर्मूला होता है वो है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। यदि इसमें मान रख दिया जाएगा तो हमें उस स्थान विशेष का जो है गणितीय रूप से जनसंख्या घनत्व प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है आर्थिक घनत्व। जैसे कि शब्द ही आर्थिक तो अर्थात संसाधनों का यहाँ पर जो है उल्लेख करना उचित होगा, इसलिए सूत्र बनता है कुल जनसंख्या में यदि कुल संसाधनों का विभाजन कर दिया जाए, उसका भाग दे दिया जाए तो हमें उस स्थान विशेष का आर्थिक घनत्व प्राप्त होगा। इसके बाद कार्य घनत्व। कार्य घनत्व कुल जनसंख्या में यदि कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए तो हमें उस इलाके का कार्य घनत्व जो है प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद है कृषि घनत्व। घनत्व में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कार्य घनत्व और कृषि घनत्व में आपस में एक सूक्ष्म अंतर है। जहां कार्य घनत्व में कुल जनसंख्या बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल था, यहां कृषि घनत्व में कुल कृषक जनसंख्या हो जाती है बटा कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल है। अर्थात ये जो कृषि घनत्व है ये हमें बताता है कि कुल किसान कुल कितनी जमीन पर निर्भर है। इसके बाद है पोषण घनत्व। कुल जनसंख्या बटा कुल भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, अर्थात कुल जनसंख्या के लिए उपलब्ध कितनी हमारे पास में खाद्यान्न है, इसको देखने के लिए इस तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि जनसंख्या घनत्व का वितरण। विश्व जनसंख्या ब्यूरो जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है कि 2015 के आंकड़ों के अनुसार यह पता चलता है कि विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस आधार पर यदि हम चर्चा करें जनसंख्या घनत्व के वितरण के आधार पर तो पूरे विश्व को 5 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहले है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व। यहां जनसंख्या घनत्व इन देशों में इलाकों में 250 से अधिक मिलता है प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें प्राय पूर्वी दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप के देश एवं पूर्वी उत्तरी अमेरिका के इलाके पड़ते हैं। नंबर 2 पर है अधिक जनसंख्या घनत्व। इन इलाकों का देशों का जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है और इसमें उत्तर पश्चिमी चीन व मध्यवर्ती भारत के राज्य पड़ते हैं। तीसरा है सामान्य जनसंख्या घनत्व। इन इलाकों में 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या निवास करती है और विस्तृत घास के जो मैदान हैं उन इलाकों के देश इसमें प्राय आते हैं। नंबर 4 पर है कम जन घनत्व। इन इलाकों में 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं और अफ्रीका के सूडान और लीबिया, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका के कनाडा व दक्षिण अमेरिका के पेरू इत्यादि देश इसमें पड़ते हैं। बात करते हैं प्राय जनविहीन क्षेत्र। इन इलाकों में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखा जाता है और ये प्राय कठोर जलवायु प्रदेश होते हैं। पढ़ते हैं और अब अपन चर्चा करते हैं जनसंख्या वृद्धि की। एक निश्चित समय में किसी इलाके की जनसंख्या में होने वाला धनात्मक परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अर्थात आर्थिक संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि दर हर 10 वर्ष के अंतराल में निकाली जाती है। इसे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी कहते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निकालने का जो सूत्र है वो है कुल वृद्धि बटा आधार वर्ष में जनसंख्या गुणा 100। जनसंख्या वृद्धि को अध्ययन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल की यदि हम चर्चा करें तो इसमें हम पाएंगे कि अमेरिकी भूमि पर मानव की उपस्थिति से पूर्व पृथ्वी पर कुल जनसंख्या 33 लाख थी, जो कि 15,000 सालों बाद बढ़कर 53 लाख हो गई।
इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ें और प्राचीन काल में यदि आते हैं तो प्राचीन काल में भगवान ईसा मसीह के जन्म पर पृथ्वी की जनसंख्या का अनुमान प्राय 20 से 30 करोड़ लगाया जाता है। मध्यकाल में यदि हम प्रवेश करते हैं, मध्यकाल जिसकी अवधि 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी जाती है, तो 1650 ईस्वी का आंकड़ा हमारे पास में है, जहां ये माना गया, देखा गया विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ देखी गई। आधुनिक काल, यदि आधुनिक काल में प्रवेश करें तो आप देखेंगे 1650 ईस्वी से लेकर आज तक का जो कालखंड चल रहा है वह आधुनिक काल है। एक आंकड़ा बताता है 1650 ईस्वी में जो जनसंख्या 55 करोड़ थी वह 2013 ईस्वी में बढ़कर 714 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि के कारणों की यदि अपन देखें तो उसमें प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहले है मृत्यु दर में गिरावट। चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हो गई है, जिसके कारण अब कोई भुखमरी जैसी समस्या नहीं है। इसके कारण भी जो है मृत्यु दर में गिरावट आती है और फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि होती है। और बाद औद्योगिक विकास, इसी से जुड़ा हुआ है वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक प्रगति। हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक में जो इंप्रूवमेंट हुए हैं, जो नवाचार हुए हैं, इन्वेंशन हुए हैं, उसके कारण उद्योगों की उत्पादन शक्ति बढ़ गई है और इस कारण से जो है जनसंख्या वृद्धि भी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जो संसाधनों की आपूर्ति है उसकी सुनिश्चितता इससे तय होती है। शांति व सुरक्षा अगर देखेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में काफी जो है जनहानि हुई। उसके बाद जब से यूएनओ आया है और यूएनओ जो है अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से विश्व को चलाने में सफल रहा है और शांति एवं सुरक्षा के कारण भी जनसंख्या वृद्धि देखने में आ रही है, क्योंकि कोई नरसंहार नहीं हुआ है। प्रवास से भी जनसंख्या वृद्धि होती है। किसी ए स्थान से यदि बी स्थान पर जनसंख्या जाती है तो उससे भी बी स्थान में जनसंख्या का वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, यदि उन पर चर्चा करें तो उनमें सर्वप्रमुख है नंबर 1 खाद्यान्न संकट। यदि मुंह बढ़ जाएंगे और दाना कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है भुखमरी की समस्या अर्थात खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा। इसके अलावा आवास की समस्या आने लगती है, सीमित संसाधन हो जाते हैं, प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध भी लग जाते हैं और जो वितरण होता है बहुत सघन हो जाता है, किसी स्थान विशेष पर केंद्रित हो जाता है और बिना बसे भूभागों में ऑलरेडी लोग जो है उसके प्रति एक निराशा या कहीं नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चल रहे हैं, इसलिए वहां पर कोई बसना नहीं चाहता है। पूर्व में हमने देखा आज पृथ्वी का 2/3 भाग जो है स्थल जो है वो जनसंख्या से विहीन है। अब इनके समाधान क्या हो सकते हैं कि इन साधनों का उपयोग करना चाहिए और आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा कृषि का नवीनीकरण किया जाना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है उस तरीके से यदि खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है तो कृषि का नवीनीकरण करना जरूरी है। इसके अलावा सागरीय संसाधनों का उपयोग करना होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी। को जो निर्जन क्षेत्र हैं या जहां पर लोग कम बसे हुए हैं वहां पर बसने के लिए उन्हें पैकेज देना होगा और उन लोगों को वहां पर प्रेरित करना होगा। में देरी और परिवार नियोजन जैसे जो उपाय हैं यह करने से जो है क्या वृद्धि पर जो है रोकना संभव हो पाएगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। सिद्धांत हमें 2 मायने में मदद करता है। पहला ये हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर देश वर्तमान में संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहा है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए जैसे हम ये देखते हैं कि इंसानी यदि जिंदगी की बात करें तो इंसान शिशु होता है, शिशु से बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से किशोर, किशोर से प्रौढ़ और प्रौढ़ से वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। यानी इंसान की जो जीवन यात्रा है वह विभिन्न पड़ावों से होकर गुजरती है। उसी प्रकार से किसी देश की जो जनसंख्या है वो भी विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। तो ये जो अपना संक्रमण सिद्धांत है ये आपको बताएगा कि वर्तमान में पर्टिकुलर जो देश है वो कौन सी संक्रमण अवस्था से गुजर रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि आप उस कंट्री के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा, क्योंकि आपको पता है ये इस अवस्था में है और जिस तरीके से चल रहा है इसके बाद कौन सी अवस्था इसकी आने वाली है। इस जैसे अवस्था परिवर्तन होता चला जाएगा, संक्रमण होता चला जाएगा, तो खेतीहर जो किसान हैं उनकी जगह जो है उद्योग ले लेंगे, ग्रामीण जनसंख्या नगरीय हो जाएगी और निरक्षर जनसंख्या साक्षर हो जाएगी। किसी भी देश की जो जनसंख्या है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वे 5 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहली अवस्था में जो है जन्म दर बहुत उच्च होती है और मृत्यु दर भी बहुत उच्च होती है।
जैसा कि सूडान, कांगो और घाना जो कि अफ्रीकी देश है, वहां पर ऐसा देखा जाता है। यहां पर चिकित्सा सुविधाओं की कमी होती है, लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कम होता है। इस कारण से यहां पर शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर की संख्या अधिक होती है। इससे बचने के लिए, अपनी जनसंख्या को मेंटेन करने के लिए ही ये लोग अधिक संख्या में जो है जनसंख्या पैदा करते हैं। नंबर 2, इसके बाद है उच्च जन्म दर व गिरावट वाली मृत्यु दर। धीरे धीरे संतान उत्पन्न करना बंद नहीं हुआ है, परंतु बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण अब मृत्यु दर में हल्की गिरावट देखी गई है। इसमें दक्षिण अफ्रीका के अधिकांश देश आते हैं जो कि सन 2000 से पूर्व यदि प्रथम अवस्था में थे तो अब दूसरी अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। अवस्था की जन्म दर अभी भी उच्च बनी रहती है, परंतु जो मृत्यु दर है उसमें काफ़ी गिरावट आती है और वह मध्यम स्तर पर हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि साइंस और टेक में जो इंप्रूवमेंट आते हैं और जो विकास होता है उसके परिणाम स्वरूप ही ये सब कुछ संभव हो पाता है। इसमें उत्तरी भारत के संपूर्ण राज्य, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इत्यादि सम्मिलित है। इसके बाद जो अवस्था आती है नंबर 4, उसमें जो जन्म दर है वो मध्यम हो जाती है, यानी अब यहाँ पर लोग थोड़ा अवेयर होते हैं और जो है विवाह देरी से होने लगते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि जन्म दर जो है वो मध्यम हो जाती है। इसके अलावा मृत्यु दर में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आती है, क्योंकि यहाँ पर संसाधन और जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बहुत बेहतर हो गई हैं। इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, चाइना, अर्जेंटीना इत्यादि आते हैं। नंबर 5 जो आता है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये देश अपने आप को तकनीकी रूप से या दृष्टिकोण से बहुत विकसित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप यहाँ पर जन्म दर भी बहुत कम होती है और मृत्यु दर भी बहुत कम होती है, अर्थात बच्चे भी कम पैदा होते हैं जो कि उस देश का भविष्य होंगे और अपन के वृद्धों की संख्या भी बढ़ जाती है, अर्थात आश्रित जनसंख्या बढ़ जाती है और कार्यशील जनसंख्या में कमी आ जाती है। इसमें पश्चिमी यूरोप और जापान इत्यादि जो देश हैं वो आते हैं। ये सब कुछ था चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आप आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, विश्व जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना से मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष की जनसंख्या को आयु वर्गों, साक्षरता, लिंगानुपात तथा व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर विभाजित करना। रूप में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या संरचना के प्रमुख 5 घटक होते हैं, जिनमें नंबर 1 आयु संरचना, नंबर 2 लिंगानुपात, नंबर 3 व्यवसायिक संरचना, नंबर 4 जनसंख्या संगठन और नंबर 5 है साक्षरता। आइए सबसे पहले चर्चा करें संरचना पर। संख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार अलग अलग समूहों में विभाजित करना ही आयु संरचना कहलाता है। इस आधार पर 3 प्रमुख हमारे पास आयु वर्ग आते हैं, जिनमें सबसे पहला है बाल वर्ग। इस आयु वर्ग में 0 से 14 वर्ष के व्यक्ति जो हैं शामिल होते हैं। पर है वयस्क वर्ग। इसमें 15 से लेकर 64 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं और इन्हें 2 कैटेगरी में पुनः विभाजित कर दिया जाता है। पहली कैटेगरी में 15 से 34 वर्ष के व्यक्ति रखे जाते हैं, जिन्हें युवा वर्ग कहते हैं। नंबर 2 पर 35 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को रखा जाता है, जिसे प्रौढ़ वर्ग कहते हैं। ये बात करते हैं तीसरे नंबर पर वृद्ध आयु वर्ग। इसमें 65 से अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। यहाँ पर एक बात देखने योग्य है कि जो हमारा बाल वर्ग है और जो वृद्ध वर्ग है, ये दोनों ही आश्रित जनसंख्या कहलाती है। जो वयस्क वर्ग है, अर्थात 15 से लेकर 64 वर्ष व्यक्ति जो होते हैं आयु वर्ग के, अर्थात युवा वर्ग और प्रौढ़ वर्ग, दोनों को सम्मिलित रूप से कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस देश में आश्रित जनसंख्या अधिक होती है उसका विकास धीमा होता है, तथा जिस देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक होती है उसका विकास तीव्र गति से होता है। हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो सबसे ज़्यादा जो वृद्ध हैं वो जापान, जर्मनी, फ्रांस व ब्रिटेन में मिलते हैं, कि लगभग 35% जनसंख्या युवा है और इसमें सर्वाधिक भूमिका अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका व यूरोप की है। अब आगे चलते हैं दूसरे घटक पर, जिसका नाम है लिंग अनुपात। जनसंख्या में पुरुष तथा स्त्रियों के बीच के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात ज्ञात करने के लिए 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। भारतीय संदर्भ में जो लिंगानुपात निकालने का सूत्र है वह है W/M गुणा 1000। यहाँ W से मतलब विमेन अर्थात स्त्रियों की संख्या, M अर्थात मैन यानी पुरुषों की संख्या।
देशों के संदर्भ में बात करें तो ये सूत्र थोड़ा सा उल्टा होता है, वहां होता है M/W इंटू 1000। 2015 के आंकड़ों के अनुसार यदि हम बात करें तो विश्व का लिंगानुपात प्रति 1000 पर 983 था। अधिक लिंगानुपात यूरोप महाद्वीप में पाया गया जिसका आंकड़ा है 1055। एशिया में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया जो कि है 964 में। यदि देशों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह लाटविया, जो यूरोप का एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, उसका लिंगानुपात सर्वाधिक पाया गया। वहीं पर न्यूनतम लिंगानुपात UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित देश है, उसका पाया गया। आइए चलते हैं जनसंख्या संरचना के तीसरे घटक की ओर, जिसका नाम है व्यावसायिक संरचना। देश में जो जनसंख्या है वो किसी न किसी आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़ी हुई होती है और इसी के वितरण को वहाँ की या व्यावसायिक संरचना कहते हैं। विश्व की जनसंख्या मुख्य रूप से 5 प्रकार के व्यवसायों में लगी हुई है। पहला है प्राथमिक व्यवसाय। इसमें वो सभी व्यक्ति आते हैं जो अपनी आजीविका के लिए या तो आखेट करते हैं या कृषि करते हैं या मछली पकड़ते हैं अथवा खनन कार्यों में लगे हुए हैं इत्यादि इत्यादि। नंबर पर आता है द्वितीयक व्यवसाय। इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो कि अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए या तो उद्योग करते हैं अथवा किसी विनिर्माण जो गतिविधि है उसमें संलग्न है। नंबर 3 पर है तृतीयक व्यवसाय। इसमें प्रत्यक्ष सेवा के क्षेत्र आते हैं जैसे परिवहन, संचार और व्यापार। चतुर्थक व्यवसाय। इसमें अप्रत्यक्ष सेवा में जुड़े हुए जो लोग हैं शामिल होते हैं, जैसे कि सूचना व अनुसंधान पर आधारित जितने भी व्यवसाय हैं, जैसे शिक्षण हुआ, अस्पताल हुआ, रंगमंच हुआ इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं। नंबर 5 पर है पंचम व्यवसाय। इसमें विशेषज्ञ, नीति निर्धारक व परामर्शदाता शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट घटक है जनसंख्या संगठन। अंतर्गत किसी भी जनसंख्या के नगरीय व ग्रामीण अनुपात को देखा जाता है। गांवों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो प्राकृतिक क्रियाकलापों से जुड़ी हुई होती है, जबकि जो नगरीय जनसंख्या है वो गैर कृषिगत कार्य जैसे उद्योग या सेवा क्षेत्रों से जुड़ी हुई होती है। विश्व में 50% जो जनसंख्या है वो नगरीय है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां पर 100% जनसंख्या नगरीय है। यूरोप व अमेरिकी महाद्वीपों में 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। एशिया व अफ्रीका में 38% जनसंख्या नगरीय है। साउथ अफ्रीका, मिस्र ये मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश हैं जहां 40 से 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि नगरीय जो देश हैं जहां पर 40% से कम आबादी नगरों में निवास करती है। इसके बाद अंतिम जो घटक है हमारे पास जनसंख्या संरचना का वह है साक्षरता। किसी भी समाज की या किसी भी जनसंख्या के सामाजिक व आर्थिक विकास की सूचक होती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी जनसंख्या की जो साक्षरता है उसका मतलब होता है उन लोगों से जो कि 7 वर्ष से अधिक आयु के हों तथा अपने दैनिक जीवन में पढ़ लिखकर एक दूसरे को समझ सकें या समझा सकें। साक्षरता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक का एक महत्वपूर्ण पहलू साक्षरता होती है। वर्ष 2008 में यदि विश्व जो औसत साक्षरता दर है वो 77% थी। जापान, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश 100% साक्षर है। भारत में वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर 74.04% है। सूडान व नाइजर जो कि अफ्रीकी देश हैं, यहाँ साक्षरता 30% से भी कम है। इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आइए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 जनसंख्या, प्रवास व मानव विकास। सबसे पहले हमें जानना होगा प्रवास का मतलब। इसका मतलब होता है पलायन। तो प्रवास से संबंधित 2 शब्दावली आ जाती हैं, उत्प्रवास और आप्रवास। इसे हम ऐसे समझ लें कि हमारे पास में 2 शहर हैं, एक शहर ए है और एक शहर बी है। यदि ए शहर से 100 व्यक्ति बी शहर में चले जाते हैं, हम ये कहेंगे कि ए शहर से 100 व्यक्तियों का उत्प्रवास हो गया, अर्थात उन्होंने ए शहर को छोड़ दिया। और इसी की दूसरी व्याख्या हम इस तरीके से करेंगे कि बी शहर में 100 लोग आ गए, अर्थात 100 लोगों का बी शहर में आप्रवास हो गया।
मानव के प्रवास के विभिन्न पहलुओं को 5 भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें पहला है देश पक्ष। इसमें हम देखेंगे कि प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में तो नहीं हुआ, इसे यदि ऐसा है तो अंतर्महाद्वीपीय कहेंगे। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्र के विभिन्न राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय, और एक ही राज्य या प्रांत के वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर स्थानीय प्रवास कहलाता है। दूसरा है काल पक्ष। देखा जाता है कि जो व्यक्ति या समुदाय गया है क्या लंबी अवधि के लिए गया है या स्थायी रूप से चला गया है, तो उसे कहते हैं दीर्घकालीन प्रवास। दूसरा है मौसमी प्रवास। किसी मौसम विशेष में या ऋतु विशेष में या जब रोजगार नहीं मिलता है तो रोजगार की तलाश में कई बार व्यक्ति और उनका समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है और पुनः अपने पहले स्थान पर लौटकर आ जाता है। ऐसे प्रवास को मौसमी प्रवास कहते हैं। और थोड़ा सा करेक्शन कर लें, ये जो स्थानीय प्रवास लिखा हुआ है इसकी जगह दैनिक प्रवास होगा। दैनिक प्रवास का मतलब है बहुत से लोग एक शहर से दूसरे शहर अपने रोजगार की तलाश में या शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं और शाम को या रात्रि को वापस पुनः अपने मूल शहर या मूल गांव में आ जाते हैं। ऐसे प्रवास को दैनिक प्रवास कहते हैं। तीसरा पक्ष है कारण पक्ष, कि प्रवास का कारण क्या रहा। प्रवास का कारण भौतिक रहा, क्या पहाड़ी इलाके से मैदानी इलाके में आ गए या मैदानी इलाके से पठारी इलाके में चले गए, ये है भौतिक प्रकार कारणों से प्रवास। दूसरा है आर्थिक, रोजगार की तलाश में, स्वाभाविक सी बात है। तीसरा ऐसा भी होता है कि समुदाय विशेष अपने रीति रिवाज, सभ्यता और सामाजिक जो उसकी मान्यताएं हैं उसके अनुरूप प्रवास कर जाता है। राजनीतिक कारणों से प्रवास। फिर आता है संख्या पक्ष। इसमें जो है 3 उपवर्गों में बांटकर हम इसको देखेंगे। इसमें आता है वृहद, दूसरा है मध्यम और तीसरा है अल्प। जब बहुत बड़ा समुदाय माइग्रेट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे वृहद प्रवास कहते हैं। जब संख्या जो है औसत रहती है तो उसे मध्यम प्रवास कहते हैं, और जब कुछ ही व्यक्तियों का पलायन होता है तो उसे अल्प प्रवास कहते हैं। एक इसका स्थिरता पक्ष भी होता है कि जो प्रवास हुआ है वो स्थायी रूप से हुआ है या अस्थायी रूप से हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासों के बारे में। 2 प्रमुख रूप से हैं, पहला है यूरोपीय प्रवास और दूसरा है एशियाई प्रवास। सबसे पहले यूरोपीय प्रवास, यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। यूरोप से प्राय 5 करोड़ लोगों का यूएसए में प्रवास हुआ। अब देखा जाए मोटे तौर पर तो यूरोप से जो प्रवास हुआ वह 2 प्रकार के जलवायु कटिबंधों में हुआ। पहला हुआ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्तीय क्षेत्र आते हैं, वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश आते हैं। इन इलाकों में व्यापारिक फसलों लेकर जो है प्रवास हुआ, यानी अपन कैसे व्यापार कमाने के उद्देश्य से लोगों ने जो है यूरोप से प्रवास किया। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास। जैसा कि आपको पता है शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ आज भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यह निवास के बहुत ही उपयुक्त जलवायु दशा है। यहाँ पर स्थायी प्रवास हुआ और इसमें प्रमुखता से यूएसए, कनाडा। आइए अब चर्चा करते हैं एशियाई प्रवास के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि मानव की उत्पत्ति मध्य एशिया से भी मानी जाती है, और मध्य एशिया से ही उत्पत्ति के बाद लोग चहुं ओर फैल गए, अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए। जैसे चीन से प्रवास दक्षिण पूर्वी एशिया ही देशों में हुआ, जापान से प्रवास अमेरिका में हुआ, भारत से उसके पड़ोसी देशों की ओर प्रवास हुआ। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो प्रवास हुआ है वह विश्व का सर्वाधिक जो है प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अंतर्देशीय प्रवास, यह अंतर्देशीय जो प्रवास है यह पुनः 2 भागों में इसे बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है अंतर प्रांतीय प्रवास, यानी एक देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास। यहाँ पर जब अपन बात कर रहे थे उत्प्रवास और अप्रवास की, तो आपको बताया था किसी स्थान से चला जाना यह है उत्प्रवास और किसी स्थान पर आ जाना वो है अप्रवास। तो हमारे देश में जो सर्वाधिक उत्प्रवास हुआ वो यूपी और बिहार के जो है राज्यों से हुआ, और सर्वाधिक अप्रवास हुआ वो हुआ महाराष्ट्र में, दिल्ली में और गुजरात में। इसके बाद है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास का मतलब होता है कि एक ही प्रांत या राज्य में एक नगर से दूसरे नगर में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक ढाणी से दूसरी ढाणी में।
प्राय इसको उदाहरण से हम देख सकते हैं कि विवाह के उपरांत जो महिलाएं हैं वो अपने ससुराल चले जाती हैं और उनका ये जो प्रवास है वह स्थानीय प्रवास कहलाता है। अपवाद स्वरूप ये भी है कि मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं उनमें जो जनजातियां निवास करती हैं वहां प्राय महिलाओं की तुलना में पुरुषों का जो है ससुराल में जाना देखा जाता है और इसलिए पुरुषों का वहां पर प्रवास स्थानीय रूप से देखा जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रवास के परिणाम क्या होते हैं। नंबर 1, इससे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। स्वाभाविक सी बात है, जहां से उत्प्रवास हुआ है वहां जनसंख्या में कमी आएगी और जहां आप्रवास हुआ है वहां जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। यहां प्रवास के कारण सांस्कृतिक मिश्रण होता है। अलग अलग संस्कृति के लोग जब एक स्थान पर मिलते हैं तो उसके कारण एक सांस्कृतिक जो है सम्मिश्र हमको प्राप्त होता है। तीसरा है नए देशों का आर्थिक विकास। बिल्कुल होता है, जब एक कंट्री अपने यहाँ से प्रवास करता है, उसके लोग जब कहीं और जाते हैं व्यापार कमाने के उद्देश्य से, तो अपने साथ अपने देश की तकनीकी और जो वैज्ञानिक कुशलता और दक्षता का जो ज्ञान है वो लेकर जाते हैं, उससे उन नए देशों का आर्थिक विकास होता है। 4, पारस्परिक उन्नति। स्वाभाविक एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब लोग परस्पर एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं तो वो एक दूसरे को किन्हीं किन्हीं मायनों में जो कॉपरेट करते हैं और इससे उन दोनों ही जो नगरों की जो है उन्नति देखने में या देशों की जो उन्नति है वो देखने में आती है। जो प्रवास में जो व्यक्ति है अपने नए वातावरण से समायोजन करता है और साथ ही सद्भावना का विकास भी होता है। जब एक संस्कृति के लोग दूसरे संस्कृति के लोगों से मिलते हैं, उनको गहराई से जानने लगते हैं, तो एक दूसरे के प्रति आदर, समरसता और प्रेम का भाव उनमें प्रकट होता है। और अब अंत में हम चर्चा करेंगे मानव विकास की संकल्पना के बारे में। इस संकल्पना का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने, जो कि पाकिस्तान से आते हैं, 1990 में किया। यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा हर साल मानव विकास प्रतिवेदन यानी HDI रिपोर्ट पेश की जाती है। इस मानव विकास सूचकांक यानी HDI का मापन 3 पक्षों के आधार पर किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, दूसरा जो वहाँ की साक्षरता है वो देखी जाती है और साथ ही जीवन प्रत्याशा अर्थात व्यक्ति कितना औसतन जीते हैं इस बात को देखकर उस देश के मानव विकास सूचकांक का जो है किया जाता है। ये मानव विकास सूचकांक की जो संकल्पना है ये 4 प्रमुख पहलुओं पर आधारित है। इसे नंबर 1 है क्षमता, यानी उस देश में जो अवसरों की उपलब्धता है उसमें जो वहाँ के देशवासी हैं उनकी पहुँच का स्तर समान रूप से है या नहीं, इस बात पर 2 संकट पोषणीयता, यानी अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार अवसर उपलब्ध करवाए और उसके बाद में काफ़ी गैप आ गया। के बाद में तीसरी संकल्पना जो कि HDI का आधार बनती है वह है उत्पादकता, यानी मानव की कार्य क्षमता को बढ़ाने में उस देश का क्या योगदान है, इसे भी पहलू बनाया जाता है। इसके अलावा जो है सशक्तिकरण भी देखा जाता है, अर्थात विकल्प चुनने की जो शक्ति है वहाँ की जनसंख्या में कितनी है। 2013 के जो आंकड़े हमें विभिन्न देशों के प्राप्त हुए उस आधार पर जो है वो प्राय 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। आगे अपन चर्चा करें उससे पहले एक बात यहाँ पर देख लें कि मानव विकास सूचकांक में 0 से लेकर 1 तक जो अर्जित होते हैं और प्राय दशमलव के 3 स्थानों तक ये अंक अर्जित किए जाते हैं। जो जो अंक बढ़ते जाते हैं उस देश का मानव विकास सूचकांक बढ़ने लगता है और ये देखा जाता है कि वह राष्ट्र खुशहाल है, वह राष्ट्र विकसित है। तो 3 कैटेगरी हमारे पास में है। उच्च HDI वाले देश, इनका जो सूचकांक है वह 0.7 से 1 तक जाता है, जैसे कि नॉर्वे प्रथम स्थान पर है 2013 के आंकड़ों के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर रहा और USA तीसरे स्थान पर रहा। अब बात आती है मध्यम HDI वाले देशों की। इनका जो सूचकांक है उसका मान 0.5 से 0.7 होता है। इसमें इंडिया, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थाईलैंड जैसे देश आते हैं। इन पर आता है निम्न HDI। इनका जो सूचकांक का मान है वो 0.5 से कम होता है और इसमें नाइजर, चाड, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। HDI की रिपोर्ट 2013 में आई, उसमें भारत को 186 देशों में 138वां स्थान प्राप्त हुआ और 2016 के जो आंकड़े हैं उसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ। 2013 की रिपोर्ट के आधार पर हमारे देश में जो वो सर्वोच्च HDI प्राप्त राज्य है। इसके बाद दूसरे स्थान पर दिल्ली रहा और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों में बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ रहे। तो इस तरीके से हमने 5 चैप्टर्स को कवर किया और
हम आशा करते हैं कि आपने पूरी तल्लीनता के साथ हमारे साथ यह सेशन बिताया होगा और यह सेशन आपके लिए कैसा रहा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्विक रिवीजन क्लास जल्द ही आपके लिए हम चैनल पर लेकर आएंगे। आप चैनल को विजिट करते रहिए और हमारे साथ लगातार बने रहिए। और सबसे अहम बात, कठोर परिश्रम करना ना भूलें। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।